नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार कुमावत आपका इस YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर चर्चा करेंगे, अर्थात IMF क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके उद्देश्य क्या थे और इसके कार्य क्या हैं और इसका कोटा कैसे निर्धारित होता है। इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले IMF की स्थापना पर। IMF की स्थापना की हम बात करें दोस्तों, तो IMF की स्थापना जो है वो 1945 में की गई और 1947 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया। लेकिन किसी भी संस्था का, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हम बात करें, तो उसका उदय जो है वो अचानक नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सी घटनाक्रम होते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध और खासतौर से हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है वो गंभीर संकट था, मतलब गंभीर मौद्रिक अव्यवस्था थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान असमंजनों और पूंजी चलनों पर इसके जो बुरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो है एक ऐसी प्रणाली की कल्पना की गई जो एक अच्छी मौद्रिक प्रणाली को हमें दे सके। अच्छी मौद्रिक प्रणाली से तात्पर्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशों को अधिकतम करती हो और विश्व के देशों में व्यापार एवं लाभों का समान और न्यायपूर्ण वितरण करती हो। तो एक अच्छी मौद्रिक प्रणाली को विकसित करने के लिए जो है IMF के दिशा में प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जो है 1943 में जो है मौद्रिक प्रणाली में जो अव्यवस्था आ गई थी द्वितीय विश्व युद्ध तक, उसको ठीक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं शुरू की गई। उसके बाद जो है 1944 में जो है अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पायर जो एक शहर है US का, उसमें जो है UNO द्वारा मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 1 जुलाई 1944 से लेकर के 22 जुलाई 1944 तक चला, जिसमें 44 देशों के लगभग 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस समय जो है दो मेजर प्रस्ताव जो है इस सम्मेलन में आए। एक प्रस्ताव था डेक्स्टर और व्हाइट, जिसे अमेरिकी प्रस्ताव का नाम दिया गया, जो डेक्स्टर और व्हाइट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो स्थिर कारक कोष है, स्टेबलाइजेशन फंड है जो है, उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि डेक्स्टर और व्हाइट जो थे वो उस समय अमेरिका के जो शीर्ष जो है इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो ट्रेजरी विभाग था उसको देखते थे। और एक दूसरा जो प्रस्ताव इस सम्मेलन में आया लॉर्ड जेम्स द्वारा जो है ब्रिटिश प्रस्ताव जिसे कहा गया, वो ब्रिटेन सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसे किन्स प्लान का नाम दिया गया। और इस सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन में दोनों प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अमेरिका का जो प्रस्ताव था स्त्री कारक कोष का, वो कम महत्वपूर्ण था। यदि हम बात करें समाशोधन संघ की, तो वो ज्यादा महत्वाकांक्षी प्रस्ताव था। और इस सम्मेलन में जो है इन दोनों प्रस्तावों के बीच में एक समझौता रूपी जो है वो सहमति बनी, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय दरों में स्थिरता लाने, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी को दूर करने और भुगतान संतुलन के समंजन प्राप्त करने के लिए 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो ये है इसकी स्थापना का पहलू कि इस IMF की दिशा में जो सबसे पहले प्रयास जो शुरू किया गया वो 1943 में किया गया कि किस प्रकार से एक जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मौद्रिक नीति बनाई जाए। उसके बाद जो है 1944 में जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 1 जुलाई से 22 जुलाई तक चला। 22 दिनों तक जो है 44 देशों के प्रतिनिधियों ने वार्ता की और अंत में जाकर के जो है जो दो प्रस्ताव, एक प्रस्ताव आपका अमेरिकी और दूसरा जो प्रस्ताव है वो आपका ब्रिटिश प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं, जो जेम्स द्वारा प्रस्तुत किया गया, इन दोनों में सहमति बनती है। और इस सहमति के परिणाम स्वरूप ही जो है विभिन्न उद्देश्य जो है विनिमय दरों में स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी को दूर करने और भुगतान संतुलन के समंजन को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ ही जो है 27 दिसंबर 1945 को जो है IMF की स्थापना की गई।
दोस्तों यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि 1945 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया वो 1947 में किया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मार्च 1947 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके जो सदस्य देश थे उनकी संख्या जो है वो 30 थी, और अब वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या जो है वो 189 हो गई है। इसका जो नवीनतम सदस्य हैं वो नोरू देश हैं, जो एक द्वीपीय देश है, जिसे 12 अप्रैल 2016 को आईएमएफ की सदस्यता दी गई। दोस्तों यहाँ आप मानचित्र में देख सकते हैं विश्व में कि अधिकतर जो देश हैं, क्योंकि कुल 206 देश हैं और जिनमें से 189 जो देश हैं वो आईएमएफ के सदस्य, अर्थात लगभग सभी देशों के द्वारा जो है आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण कर ली गई है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। नवीन सदस्यों की हम बात करें तो नोरू से पहले जो है 18 अप्रैल 2012 को दक्षिणी सूडान को, 24 जून 2010 को तुवालू को, और 29 जून 2009 को कोसोवा, और 18 जून 2007 को मॉन्टेनिग्रो, और 23 जुलाई 2002 को जो है पूर्वी तिमोर को जो है आईएमएफ की सदस्यता दी गई। और नवीनतम जो सदस्य देश है दोस्तों, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीनतम जो सदस्य देश आईएमएफ का कौन सा है, तो वो है आपका नोरू, जिसे 12 अप्रैल 2016 में सदस्यता प्रदान की गई। यहां पर यह भी बता दूं आपको कि भारत जो है आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। जिस दिन से इसकी स्थापना हुई उसी दिन से भारत जो है इसका सदस्य बन गया है। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की, तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका उद्देश्य था वो था अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्राप्त करना। तो सबसे जो मेन उद्देश्य वो यही था कि जो अंतरराष्ट्रीय जो मौद्रिक सहयोग जो खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसको प्रोत्साहित करना था। दूसरा उद्देश्य विश्व व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास के द्वारा रोजगार और वास्तविक आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, अर्थात विकास और रोजगार को या वृद्धि दर को प्रोत्साहित करना, इसका दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता को प्रोत्साहित करना और विनिमय दरों के प्रतियोगी मूल्य ह्रास को रोकना, ये इसका एक उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ये देखा गया कि विभिन्न जो देश है उसमें आपस में जो है मूल्य ह्रास को लेकर के एक प्रतियोगिता छिड़ गई थी। हर कोई देश जो है वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा था, तो ये जो प्रतियोगी मूल्यह्रास था उसे भी रोका गया। यहां मैं बता दूं आपको कि अवमूल्यन करने से जो है एक देश के निर्यातों को बढ़ावा मिलता है और इसके लिए हर देश जो है वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। चौथे उद्देश्य की हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली की स्थापना करना और राष्ट्रीय करेंसियों का परिवर्तन करना, कि एक ऐसी भुगतान प्रणाली स्थापित की जाए कि जिसमें सभी देश आपस में जो है वो भुगतान कर सके, क्योंकि ऐसा कोई प्रणाली पहले नहीं था। पहले स्वर्णमान था जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे छोड़ दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, तो उसके बाद से कोई बहुराष्ट्रीय भुगतान प्रणाली नहीं थी, क्योंकि सभी देशों की करेंसी अलग होती। तो एक ऐसी कॉमन भुगतान प्रणाली हो कि जिससे सभी देशों को भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट उद्देश्य की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय विनिमय नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को समाप्त करना, सदस्य देशों में बहुपक्षीय व्यापार की पुनः स्थापना करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था कि सभी जो राष्ट्र हैं वो आपस में पुनः व्यापार करें, ऐसा नहीं हो कि एक देश से व्यापार ना किया जाए। अंतरराष्ट्रीय तरलता की कमी को दूर करना और भुगतान संतुलन के समन्वय प्राप्त करने में सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराना, ये इसके जो है प्रमुख उद्देश्य। इसके अलावा जो है गरीबी हटाओ, रोजगार को बढ़ावा देना, विकास में वृद्धि, ये भी इसके उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य नहीं है, यहाँ है। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आईएमएफ है उसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसकी जो विशेष मुद्रा है वो है एसडीआर, जो 1971 के बाद से अपनाई गई। 1973 के बाद से जो है एसडीआर जो है वो इसकी आधिकारिक मुद्रा है, जिसमें जो है आईएमएफ जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, कोठास प्रोवाइड करवाता है। तो आईएमएफ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण मुद्रा। इसका जो मूल्य निर्धारित होता है वो जो है
एक करेंसी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की वो बास्केट है, उसके आधार पे जो है इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। वर्तमान समय में इसमें 6 करेंसियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, जर्मन बैंक और फ्रांस की मनी है और चाइना की युआन। ये 6 करेंसी इसमें सम्मिलित की गई और इनके मूल्य के आधार पे जो है एसडीआर का मूल्य निर्धारित होता है। जब एसडीआर लागू किया गया था 1973 में, तो इसका मूल्य जो वो 16 करेंसियों पर निर्धारित होता था, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ 6 करेंसियों पर ही आधारित इसका मूल्य होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसकी जो स्पेशल मुद्रा है वो है एसडीआर। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संगठन की, कि इसका संगठन कैसा है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और किस तरीके से काम करता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से 4 जो है वो पार्ट होते हैं इसका। एक होता है गवर्नरों का बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, कार्यकारी बोर्ड। तीसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। और लास्ट है परिषद और स्टाफ की काउंसिल और स्टाफ। तो इस प्रकार से इसके 4 महत्वपूर्ण पार्ट है। विस्तृत चर्चा हम इसकी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, जो आईएमएफ की ऑफिशियल कमेटी है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो इससे कनेक्टेड रहता है। और साथ ही जो है ये वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट कमेटी है उससे भी ये कनेक्टेड रहता है। ये दोनों जो कमेटी, एक आईएमएफ की कमेटी, एक वर्ल्ड बैंक की कमेटी, इन दोनों से जुड़ा हुआ था बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। दोस्तों यहां मैं बता दूं कि ये सबसे ऊपर का स्तर है आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की हम बात करें तो ये शीर्ष जो बॉडी है जो आईएमएफ में डिसीजन लेती है। इसमें जो है प्रत्येक सदस्य देश जो है वो एक गवर्नर तथा एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त करता है। आमतौर पर किसी देश का वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होता है वो आईएमएफ में गवर्नर के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ ये एक बात नोट करने लायक है कि वैकल्पिक गवर्नर जो होता है वो गवर्नरों के बोर्ड की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, परंतु उसे वोट का अधिकार नहीं होगा। उसे वोट का अधिकार उसी स्थिति में होगा जब गवर्नर अनुपस्थित होता है। गवर्नरों की बैठक जो है वो साल में एक बार होती है, जिसमें फंड के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया जाता है और वार्षिक बैठक में फंड की नीतियों के बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो दूसरी हम बात करें एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स की। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद सेकंड बॉडी होती है, जो हाईएस्ट जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। गवर्नरों के बोर्ड की जो अधिकतर निर्णय लेने संबंधी शक्तियां भी जो है इसी बोर्ड के पास होती है। इनमें सदस्यों की फंड के संसाधनों तक पहुंच के बारे में निर्णय लिया जाता है, प्रभारों और भुगतानों के बारे में निर्णय था फंड, इसके सदस्यों के बीच सलाह की समीक्षा की जाती है। गवर्नरों के बोर्ड और कार्यकारी बोर्ड के निर्णय सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो भी निर्णय होंगे वो इसके समस्त सदस्य देशों पर लागू होंगे। कार्यकारी बोर्ड में हम बात करें तो वर्तमान समय में 24 सदस्य हैं, जिनमें से 6 जो सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और चाइना, ये जो है एक एक कार्यकारी निदेशकों को नियुक्त करते हैं। और इसके अलावा एक जो सदस्य देश है सऊदी अरब, वो जो है अपना एक जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त करता है। इस प्रकार से कुल 7 सदस्य देश ऐसे हैं जो एक एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त करते हैं। उसके बाद बाकी के बचे हुए जो कार्यकारी निदेशक है 24 में से 17 जो कार्यकारी निदेशकों का चुनाव है वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। जैसे हम बात करें कि भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को मिलाकर के 4 कंट्री मिलाकर के जो है वो एक कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करती है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। इसके बाद हम बात करें, ये इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है। एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर।
जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड का अध्यक्ष होता है, लेकिन इसे वोट का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये जो आईएमएफ है उसका सबसे शक्तिशाली अंग है। इसके अलावा गवर्नरों के बोर्ड के द्वारा नियुक्त की गई एक महत्वपूर्ण संस्था अंतरिम समिति होती है, जिसे अक्टूबर 1974 में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर में, तो इनोवेशन लैब, इन्वेस्टमेंट ऑफिस, स्टाफ रिटायरमेंट प्लान, ऑफिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, ऑफिस ऑफ बजट एंड प्लानिंग। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत से जो है एरिया वाइज डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एरिया डिपार्टमेंट में हम बात करें तो अफ्रीकन डिपार्टमेंट, एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट, यूरोपियन डिपार्टमेंट, मिडिल ईस्टर्न सेंट्रल एशिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वेस्टर्न हेम्पशायर डिपार्टमेंट। ये जो है वो एरिया वाइज डिपार्टमेंट है, जो पूरे एरिया पर नजर रखते हैं कि किस तरीके की क्या सिचुएशंस है। फंक्शनल एंड स्पेशल सर्विसेज डिपार्टमेंट की हम बात करें तो उसमें कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिजिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट, कैपेसिटी डेवलपमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट डिपार्टमेंट, स्ट्रेटेजी पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट। इसके अलावा हम बात करें सपोर्ट सर्विसेज में तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सर्विस एंड फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है आईएमएफ का जो गवर्नर बॉडीज हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, वो अपना जो है विभिन्न देशों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है कि किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। हम बात करें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्यों की, तो इसका पहला कार्य है कि ये अल्पकालीन साख संस्था के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में करता है अल्पकालीन साख, अर्थात ये सिर्फ जो है शॉर्ट रन लोन प्रोवाइड करवाता है, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन ऋण ये उपलब्ध नहीं करवाता। यहाँ दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, अल्पकालीन का मतलब 3 से 5 वर्ष का है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमएफ कितने वर्ष के लिए जो है लोन प्रोवाइड करवाता है। जनरली जो सामान्यतः अवधि होती है वो 3 से 5 वर्ष की होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे होती है तो इसको अल्पकालीन साख संस्था के रूप में ही माना जाता है। यह सदस्य देशों की करेंसियों भंडार के रूप में कार्य करता है, जो भी विदेशी करेंसी होती है उसको भंडार के रूप में रखता है, क्योंकि जो भी कोटा होता है उसमें 75% जो करेंसी होती है वो डोमेस्टिक के रूप में भी डिपॉजिट करवानी होती है। तीसरा उद्देश्य है चालू सौदों की वित्त व्यवस्था के लिए विदेशी विनिमय के रूप में ऋण उपलब्ध करवाना। चालू सौदे का तात्पर्य कि जो वर्तमान में जो बीओपी का जो असंतुलन हो जाता है उसके लिए भी ये ऋण उपलब्ध कराता है। यह ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराता है जिससे विनिमय दर में आसानी से समंजन किए जा सकते हैं और सदस्य देशों की दीर्घकालीन भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अंतिम उद्देश्य विभिन्न मौद्रिक और राजकोषीय विषय से संबंधित आर्थिक समस्याओं के बारे में तकनीकी सलाहें उपलब्ध कराना। ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि ये विभिन्न देशों को तकनीकी सलाहें उपलब्ध करवाता है। अब हम बात करें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और सदस्य देश के कोटे की, क्योंकि प्रत्येक सदस्य देश जब सदस्य देश बनता है तो उसका जो है अंशदान का कोटा निर्धारित किया जाता है, जो कि उसका कितना कोटा होगा, उसके वोट का भी कोटा होता है, उसका जो ऋण लेने की जो कैपेसिटी है उसका भी एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। तो आईएमएफ का सदस्य बनने पर जो है उस देश का अंशदान, क्योंकि ये जो है डोनेशन बेस्ड फंड है कि सभी देश जो भी इसका सदस्य देश बनेंगे उसके कंपलसरी होता है कि वो अपना अंशदान जो है इसे देगा और उसके जो है वोट अधिकार और उसके निकास अधिकारों के संबंध में जो है एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इसका ये कोटा होगा। ये कोटा किस आधार पर निर्धारित होता है इसकी हम बात करें तो जो भी देश सदस्य देश बनेगा, 3 कोटे की हम यहां बात कर रहे हैं। एक जो है अंशदान की, दूसरे जो है उसकी वोटिंग पावर की, वोटिंग कोटा की, और तीसरा जो है उसका निकास ड्राइंग राइट्स, जो वहां से लोन ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें अंशदान के कोटे की, तो जो भी सदस्य देश सदस्यता लेगा आईएमएफ की तो उसकी कुल राष्ट्रीय आय का 2%, स्वर्ण और डॉलर का जो रिजर्व है उसका 5%, औसत वार्षिक आयातों का 10% और वार्षिक निर्यातों के अधिकतम परिवर्तनों का 10%। औसत वार्षिक निर्यात के राष्ट्रीय आय के अनुपात के समान ये जो 4 ऊपर के पॉइंट हैं इन सब के योग में वृद्धि ली जाती है। इस प्रकार से जो है इन आधारों पर जो है उस देश का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि वो कितना अंशदान उसमें करेगा, और ये जो भी अंशदान निर्धारित होगा
उसका जो 75% जो होता है वो दोस्तों आईएमएफ को जो है गोल्ड और यूएस डॉलर में जमा करवाना होता है, और 75% जो होता है राशि वो उस देश की जिस देश सदस्य है उसकी अपनी घरेलू करेंसी में जमा करवाना होता है। तो इस प्रकार से जो है 100% राशि जमा होती है। यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो 25% राशि जो जमा होती है इसको जो है कोई भी सदस्य देश किसी भी समय जो है ऋण के रूप में ले सकता है। इस पे जो है कोई भी इंटरेस्ट रेट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं लेता, अर्थात आईएमएफ इस पर किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट रेट ब्याज दर नहीं लेता। लेकिन ये जो है यदि इस हिस्से से हम लोन लेते हैं तो इस पर जो है आईएमएफ हाई ब्याज दर वसूल करता है। तो इस प्रकार से जो है वो तो ये उसका जो है निकास अधिकार हो गया कि एक सदस्य देश जो है 25% जो है अंशदान का लोन ले सकता है और बाकी के जो है 5 वर्षों में 25% करके और जो है वो लोन वहां से ले सकता है, लेकिन उस पर ब्याज दर ली जाती और इसी के आधार पे जो है उसके वोट का पावर भी निर्धारित होता है कि उसका कितना अंशदान होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईएमएफ मेंबर्स के कोटा एंड वोटिंग पावर्स इन आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, जो है कि जो कोटा पर जो बेस होती है कि उसमें किस देश का कितना कोटा है और कितना उसका वोटिंग पावर है। तो हम जो टॉप जो कंट्रीज हैं जिनका वोट शेयर या कोटा हम अंशदान की बात करें, क्योंकि जिस कंट्री का जितना ज्यादा अंशदान होगा उसकी वोटिंग पावर उतनी होगी और उसका जो है राइट्स अधिकार भी जो है ड्राइंग राइट्स अधिकार भी उतना ही ज्यादा होगा। तो वर्तमान में हम बात करें तो सबसे पहले कोटा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोटा जो है वो यूएस का है, 17.45% जो है वो कोटा जो है यूएस का अर्थात अमेरिका का है और वोटिंग पावर भी जो है वो सबसे ज्यादा अमेरिका का है 16.51%। 2 नंबर पे जो है वो जापान है जिसका जो है कोटा 6.48 और जो वोटिंग पावर है वो है 6.15। चाइना की बात करें 6.41 जो है उसका कोटा है और 6.08 जो है उसका वोटिंग पावर है। जर्मनी की हम बात करें 5.60 वो कोटा है और 5.32 जो है उसका वोटिंग पावर है। और फ्रांस की बात करें 4.24 उसका कोटा है और जो वोट शेयर है वो है 4.03%। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है एकदम बराबर लेवल पे हैं, सेम इनका कोटा और वोट शेयर है। इटली का जो है कोटा है वो 3.17 है और वोटिंग पावर 3.02 है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो टोटल जो कोटा है वो 2.76% है और उसका वोटिंग जो पावर है वो 2.63 है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हम कोटा की बात करें या फिर वोटिंग शेयर की बात करें तो 1 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स, 2 नंबर पे जापान, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे जर्मनी, 5 नंबर पे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, 6 नंबर पे इटली। अर्थात भारत आईएमएफ में कोटे की दृष्टि से वोटिंग पावर की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। एक नजर डालते हैं हम दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज पे। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स कंट्रीज में किस देश का कितना कोटा है। तो ब्रिक्स कंट्रीज में हम देखें तो 5 कंट्रीज शामिल होती है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 1 नंबर पे हम बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो कोटा एंड वोट शेयर है वो चाइना का है। 2 नंबर पे हम बात करें तो इंडिया आता है 2nd नंबर पे 2.63 के साथ। रशिया जो है वो 3 नंबर पे है, ब्राजील जो है वो 4 नंबर पे है और लास्ट में जो है साउथ अफ्रीका जो है वो 5 नंबर पे। अर्थात 1 नंबर पे जो है चाइना, 2 नंबर पे इंडिया, 3 नंबर पे रशिया, 4 नंबर पे ब्राजील और 5 नंबर पे आपका साउथ अफ्रीका है यदि हम बात करें ब्रिक्स देशों के कोटे की। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये देखिए यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न को जो है मिलान कीजिए। तो WTO है, IMF है, सार्क है और IDA है। तो IMF की हम बात करें तो सूची 2nd में ऑप्शन में हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, सामान्यतः व्यापार के मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषेध करना, नम्य ऋणों की स्वीकृति। तो IMF का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 1।
कि भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना, ये आईएमएफ का कार्य है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अचानक विफल हो जाने का तात्कालिक कारण था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो ये होगा कि यह प्रत्याशा कि यूएसए जल्द ही डॉलर का अवमूल्यन करने को बाध्य हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि ब्रेटन वुड्स जिस शहर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे जो ब्रेटन वुड्स एक प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सिस्टम के लिए, जिसमें ये तय किया गया था कि जो विनिमय दर है वो इस जो है स्वर्ण में और डॉलर में बनी रहेगी और $35 जो है वो प्रति औंस जो स्वर्ण का मूल्य निर्धारित किया गया था जब ब्रेटन वुड्स मौद्रिक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनाया गया था ब्रेटन वुड्स के साथ में। लेकिन कुछ समय बाद ही जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है आईएमएफ की स्थापना के बाद 1960 के दशक तक काम करती रही, लेकिन बाद में अचानक जो है यह प्रत्याशा फैल गई कि यूएस जो है वो $35 जो है प्रति औंस के हिसाब से स्वर्ण के मूल्य को बना करके नहीं रख पाएगा और जल्दी जो है अमेरिका को जो है डॉलर का अवमूल्यन करना पड़ेगा। ऐसा एक जो है विश्वास जो है वो अंतरराष्ट्रीय जगत में फैल गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जो विभिन्न देश थे उन्होंने जो अपने डॉलर को जो है तुरंत जो स्वर्ण में परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया और स्थिति ये हो गई कि कुछ समय बाद ही जो है अमेरिकन जो डॉलर है उसका अवमूल्यन करना पड़ा, जिस समस्या को जो है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जगत में जो है अविश्वास की समस्या से जाना जाता है कि अविश्वास की एक समस्या पैदा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है भुगतान संतुलन समस्या से जूझ रहे देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करना, तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट है। विश्व केंद्रीय बैंक की तरह काम करना, ये नहीं होगा कि विश्व केंद्रीय बैंक की तरह काम नहीं करता है। हर सदस्य को ऋण रुजू लाइन ऑफ क्रेडिट का प्रबंध करवाना, ये भी इसका काम है। हर सदस्य देश के समष्टिक आर्थिक परिवर्तनों पर निगाह रखना, ये भी इसका काम है। ऑब्जर्वेशन ये करता रहता है क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों की जो भुगतान संतुलन का जो कार्य वो ये देखता रहता है, तो परिवर्तनों पर निगाह रखता रहता है कि ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है कि ये इंश्योर करता है कि जो सदस्य देश हैं वो हमारे जो आईएमएफ के जो रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, उनको वो मानता है या नहीं, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है करेक्ट आंसर इसका होगा आईएलओ। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यूएन के साथ ही हो गई थी। ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आईएमएफ आईबीआरडी इन दोनों की जो है अनुशंसा की गई थी, सिफारिश की गई थी, जिन्हें ट्विन सिस्टर ऑफ ब्रेटन वुड्स भी कहा जाता था, जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, लेकिन जो गेट था उसी का वो परिवर्तन किया गया था और गेट की जो सिफारिश थी वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही की गई थी। ब्रेटन वुड्स में नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का मूल आधार विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखना और आईएमएफ द्वारा प्रस्तावित बहुस्तरीय साख तंत्र, ये दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं दोस्तों। स्वर्णमान सिद्धांत नहीं आएगा क्योंकि स्वर्णमान सिद्धांत को छोड़ दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो है उसे नहीं अपनाया गया था। तो विनिमय दरों को स्थिर बनाए रखना और आईएमएफ द्वारा प्रस्तावित बहुस्तरीय साख तंत्र को बनाए रखना, ये दोनों इसका ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थान के साथ।